हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर सर्वे मेथड में मैंने एक PDF शेयर किया था कुछ दिन पूर्व आपसे। वो था प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि पूरे समग्र की सारी इकाइयों की विशेषताएं हम एक सैंपल में थोड़ी सी इकाइयां चयनित करके उनके अध्ययन के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। यानी हमने वास्तव में एक बड़े समग्र का बहुत छोटा सा पार्ट स्टडी किया है और हम जो कंक्लूजन ड्रा करते हैं वो सारा का सारा जो है वो पूरे समग्र के बारे में होता है। जैसे आप ये यूँ समझिए कि 1000 इकाइयों का अगर समग्र है और हम उसमें से 100 इकाइयों का सैंपल लेते हैं, दरअसल 100 इकाइयों के सैंपल को स्टडी करने के बाद में जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष हमारे आते हैं, उन निष्कर्षों को हम संपूर्ण 1000 इकाइयों पर लागू करते हैं। तो हम इस तथ्य का अध्ययन जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे में करते हैं कि ऐसे कौन से सिद्धांत हैं, ऐसे कौन से बेसिस है, ऐसे कौन से आधार हैं जो हमें यह बताते हैं कि एक लघु पार्ट को स्टडी करने पर उससे प्राप्त परिणाम संपूर्ण समग्र पर, बड़े पार्ट पर हम लागू कर सकते हैं। इसमें प्रथम मैंने आपको, अगर आप PDF पढ़ो तो आपको वहाँ मिलेगा। पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत। सर्वप्रथम आप इसको थोड़ा समझिए कि सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत क्या होता है। सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत यह होता है कि प्रत्येक समग्र में इकाइयों में एक निश्चित विशेषता जो भी पाई जाती है वो सांख्यिकीय रूप से एक रेगुलर इंटरवल से रिपीट होती है। आप ये कह सकते हैं कि माना किसी बड़े स्कूल में एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों को यदि हम स्टडी करें, संपूर्ण को, 100 के 100 को स्टडी करें, और यदि वास्तव में वो सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो ये नहीं हो सकता कि पहली इकाई हम देखें वो इंटेलिजेंट हो सकता है ना हो, लेकिन दूसरी तीसरी में जो है वो इकाई इंटेलिजेंट अवश्य आएगी, क्योंकि उस समग्र की एक निश्चित विशेषता है कि जो है अधिकांश छात्र जो है वो इंटेलिजेंट है। तो ये इंटेलिजेंसी का जो ये गुण है वो इकाइयों में एक निश्चित अंतराल से डेफिनेटली रिपीट होता होगा। अगर ये डेफिनेटली रिपीट ना हो तो इंटेलिजेंसी की जो अवधारणा हम उस समग्र पर, उस 100 बच्चों की क्लास पर लागू कर रहे हैं वो शायद सही नहीं होगी। तो सांख्यिकीय नियमितता के सिद्धांत में हम जो है वो आंकड़े जो है वो निश्चित अंतराल से रिपीट होते हैं। प्रोबेबिलिटी के एक विद्वान हैं प्रोफेसर किंग ने कहा है कि यदि एक बहुत बड़े समूह में से हम दैव प्रतिचयन द्वारा पर्याप्त रूप में बड़ी संख्या में इकाइयों का चयन करें तो यह लगभग निश्चित मानिए कि इन इकाइयों में औसत रूप से उस बड़े समूह के गुण आएंगे। इसमें एक शब्द आया है दैवचयन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दैवचयन का मतलब है कि हम इकाइयों का सिलेक्शन जो है वो अपनी मर्जी से ना करें बल्कि किसी लॉटरी रीति से, किसी दैव रीति से करें, और इकाइयों के चयन पर अनुसंधानकर्ता का खुद का कोई भी बस नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपने पड़ोसी को चुन ले या अपने विद्यार्थी को चुन ले या किसी अपने मित्र को चुन ले, इस तरह से नहीं है। इकाइयों का चयन दैव होना चाहिए। अगर इकाइयों का चयन दैव हो, इकाइयाँ पर्याप्त संख्या में चुनी जाए, तो उन पर्याप्त संख्या में चुनी गई इकाइयों में समग्र के गुण औसत रूप से अवश्य आएंगे। यही सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत है। दरअसल में जब हम इकाइयों को बड़ी संख्या में चुनते हैं तो अगर इकाइयों की विशेषताओं में अंतर है तो वो अंतर एक का प्लस दूसरे के माइनस से काउंटर बैलेंस हो जाता है। इसीलिए हम इसे सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी दैव चयन की बात की थी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें यह बताती है कि जब कोई घटना घटती है तो
उसके घटना के घटने की प्रायिकता क्या है। जैसे अगर 10 स्टूडेंट हैं और 10 में से किसी एक का चयन किया जाए तो एक स्टूडेंट के चयन की प्रायिकता जो है वो 1/10 होगी। 1 का मतलब है घटना के घटने की संख्या और 10 का मतलब है कुल घटनाएं, यानी इकाइयां है कितनी हमारे पास। तो यदि हम प्रायिकता सिद्धांत का प्रयोग करें और सैंपल थ्योरी में इकाइयों का चयन प्रायिकता सिद्धांत के आधार पर करें, अर्थात विभिन्न इकाइयों को सैंपल में चयन की समान प्रायिकता देकर के इकाइयों का चयन करें, तो यह निश्चित मानिए कि समग्र में निश्चित विशेषता रखने वाली इकाइयां सैंपल में भी लगभग उसी अनुपात में, उसी परसेंटेज में, उसी प्रोपोर्शन में जो है वो आएगी। और यही जो है वो हमें ये निर्धारित करने में सहायता करता है कि हम थोड़ी सी इकाइयों को स्टडी करके भी बड़े समग्र का अध्ययन कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी दरअसल में सांख्यिकीय नियमितता का नियम का ही एक उप प्रमेय है, वो उसी से ही निकला है। इसीलिए वहाँ भी दैव चयन की बात आई थी और यहाँ भी दैव चयन की बात आई है। तीसरा जो सिद्धांत है वो अंग्रेजी में है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं महा अंक जड़ता नियम। महा का मतलब बड़ा और अंक महांक जड़ता नियम। आप पहले ये समझ लीजिए महांक जड़ता नियम क्या होता है। जड़ता का मतलब है स्टेबिलिटी, स्थिरता, और महांक का मतलब है बड़ा अंक। यानी महांक जड़ता का मतलब है कि बड़े अंक जो बहुत सारी इकाइयों, लाखों करोड़ों इकाइयों के योग से बनते हैं, उन इकाइयों, उन अंकों में, उन बड़े अंकों में एक जड़ता पाई जाती है, एक स्थिरता पाई जाती है, यानी वो आसानी से बदलते नहीं हैं। यानी आप एक उदाहरण के रूप में आपको मैं ये बता सकता हूँ कि किसी देश की राष्ट्रीय आय, उस देश के रहने वाले समस्त लोगों, व्यवसायियों, नौकरी पेशा लोग, उद्योगपतियों और रोजाना कामकाज करने वाले लोगों की आय का योग होती है। और देश की राष्ट्रीय आय चूंकि लाखों करोड़ों लोगों की आयों को जोड़ करके प्राप्त की गई है, इसलिए उस राष्ट्रीय आय में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी या कमी करना आसान नहीं होता। जब तक उन लाखों करोड़ों इकाइयों की आय में एक पर्याप्त मात्रा में वृद्धि ना हो, तब तक राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी। क्योंकि किसी एक व्यक्ति या कुछ थोड़े से व्यक्तियों या किसी एक शहर या किसी एक राज्य के लोगों की आय बढ़ने का असर जो है वो किसी अन्य राज्य की लोगों की आय के घटने या अन्य शहर के लोगों की आय के घटने या से जो है वो कंपनसेट हो जाता है। इसलिए महाअंकों में जो है वो एक जड़ता पाई जाती है। अब महाअंक जड़ता नियम को हम यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं सैम्पलिंग थ्योरी में। सैम्पलिंग थ्योरी में महाअंक जड़ता नियम इस तरह से लागू कर सकते हैं कि यदि हम किसी बड़े समग्र से बड़े आकार के सैंपल चुनें, यानी बड़े आकार के सैंपल, आमतौर पर लार्ज सैंपल जो है वो 30 या 30 से अधिक इकाइयों जिसमें हो उसको अपन लार्ज सैंपल बोलते हैं। तो बड़े आकार के अगर हम सैंपल चुने तो बड़े आकार के सैंपल से जो विशेषताएं, इकाइयों की विशेषताएं अपन जो है वो कैलकुलेट करेंगे, वो चूंकि महाअंक से जुड़ जाएंगी, क्योंकि हमने छोटे बहुत थोड़ी इकाइयां नहीं चुनी है, हमने पर्याप्त मात्रा में काफ़ी संख्या में इकाइयां सैंपल में चुनी है, तो उनसे जुड़ी हुई विशेषताएं महाअंक जड़ता नियम को फॉलो करेगी। यानी उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी, बहुत ज़्यादा अस्थिरता नहीं पाई जाएगी। और यही कारण है कि हम उस जड़ता नियम के आधार पर सैंपल से निकाले गए परिणामों को पॉपुलेशन या समग्र के ऊपर लागू कर सकते हैं। तो ये महाअंक जड़ता नियम जो है वो कहलाता है। एक और चौथा मैंने आप उसको में लिखवाया था या पीडीएफ में मैंने आपको बताया था, वो है वैधता का सिद्धांत। वैधता का सिद्धांत दरअसल में हमें यह बताता है कि सैम्पलिंग थ्योरी में ऐसे अनेकों टेस्ट, ऐसे अनेकों मैथमेटिकल जो है वो डेरिवेशन है जो हमें ये बताते हैं कि सैंपल से निकाला गया प्रतिदर्शक
पॉपुलेशन के प्राचल का अनबायस्ड एस्टीमेट होता है। यानी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सैंपल से निकाला गया स्टैटिस्टिक जो है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर का पक्षपात रहित अनुमान है। यदि हम ये प्रूव कर सकते हैं तो उस पोजीशन में हम इसे ये कहते हैं कि हमारे पास एक वैधता परीक्षण है, और उस वैधता परीक्षण के आधार पर हमने सैंपल के स्टैटिस्टिक को पॉपुलेशन के पैरामीटर के बराबर प्रूव कर दिया है। इसलिए जो है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर को कैलकुलेट करने के स्थान पर हम सैंपल के स्टैटिस्टिक को उसके स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चल कर के जब मैं मैथमेटिकल थ्योरम्स आपको कराऊंगा तो तब आपको ये बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वो सैंपल के स्टैटिस्टिक की पॉपुलेशन के पैरामीटर के बराबर प्रूव कर सकते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो वो पॉपुलेशन मीन के बराबर प्रूव होती है। सैंपल मीन यानी प्रतिदर्शज और पॉपुलेशन मीन यानी प्राचल। यानी हमने यह प्रूव किया कि सैंपल मीन का अगर प्रत्याशित अनुमान निकाला जाए तो वो पॉपुलेशन के पैरामीटर यानी पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। तो इन वैधता परीक्षणों के आधार पर भी हम जो है वो सैंपल के परिणामों को पॉपुलेशन के ऊपर लागू कर सकते हैं। और पांचवा और आखिरी जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, अनुकूलतमता का सिद्धांत। अनुकूलतमता का सिद्धांत बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको कैलकुलस में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में थोड़ा याद करवाना पड़ेगा। वहाँ मैक्सिमा और मिनिमा में हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे करते हैं, किसी फंक्शन का मिनिमा कैसे करते हैं, ये अपन ज्ञात करते हैं। इस ऑप्टिमाइजेशन को या कैलकुलस के उस मैक्सिमा मिनिमा के प्रोसीजर को हम सैम्पलिंग में लागू कर सकते हैं। और सैम्पलिंग में लागू करने के लिए हम अगर हमारे पास कोई एफिशिएंसी का कोई दिया हुआ लेवल हो, निर्धारित कुशलता हमें दी हुई हो, तो हम उसे मिनिमम कॉस्ट पर प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी हम कॉस्ट फंक्शन का मिनिमा करेंगे किसी दी हुई एफिशिएंसी के लेवल पर, किसी दी हुई एक्यूरेसी के लेवल पर। या यह भी हो सकता है कि हमें कोई लागत दी हुई हो कि आप इस लागत पर अधिकतम जो है वो पॉसिबल एक्यूरेट या अधिकतम संभव कुशलता प्राप्त करिए। तो उस पोजीशन में हम हमारे एक्यूरेसी के फंक्शन को, हमारे शुद्धता के फंक्शन को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं किसी दी हुई लागत के साथ। ये कॉन्स्टेंट मैक्सिमा और मिनिमा कहलाते हैं, दिए किसी कंडीशन के साथ किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। तो ये 5 सिद्धांत हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम सैंपल से निकाले गए परिणामों को पॉपुलेशन पर लागू कर सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना है।